Hello everyone, good morning everyone. Welcome to all of you. This is Pooja. Dear students, आज हम सभी लोग इस वीडियो में 11th NCERT में यूनिट 3 दैट इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस है ना। जो 11th NCERT बुक है उसमें आज हम लोग यूनिट 3 स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट 3 में हम सभी लोग पढ़ेंगे सेल स्ट्रक्चर एंड देयर फंक्शंस। सेल क्या है, सेल की स्ट्रक्चर्स क्या है, उसमें कौन कौन सी ऑर्गेनली प्रेजेंट हैं एंड सेल के क्या क्या फंक्शंस हैं, तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। यूनिट 3 में आपको 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं, जिसमें चैप्टर 8 दैट इज सेल, जिसमें हम लोग नॉर्मली सेल का इंट्रोडक्शन एंड सेल के बारे में पढ़ेंगे। द यूनिट ऑफ लाइफ फॉर्म, यानी कि सेल क्या है, हमारी लाइफ की एक नॉर्मल यूनिट है ना। हमारी लाइफ की यूनिट क्या है, दैट इज सेल। एंड चैप्टर 9 में हम सभी लोग पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स है ना। बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, एंजाइम्स, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स के अंतर्गत। एंड चैप्टर 10 में पढ़ेंगे हम लोग सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। सेल साइकिल क्या होती है और प्रोकैरियोटिक सेल या फिर यूकैरियोटिक सेल्स, दोनों ही टाइप की सेल्स कैसे डिवाइड करती हैं, उनमें सेल डिवीज़न कैसे होता है, तो इसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो नाउ स्टार्ट इंट्रोडक्शन। सबसे पहले देखेंगे कि सेल के बारे में हमें क्या क्या पॉइंट्स पता है ना। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे है ना। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले देखेंगे कि GN रामाचंद्रन जो थे है ना, दिस इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इंटेलिजेंट साइंटिस्ट दैट इज GN रामाचंद्रन। जो रामाचंद्रन साइंटिस्ट हैं, इनके बारे में थोड़ा सा समझेंगे कि इनकी हिस्ट्री क्या है एंड इनकी डिस्कवरी क्या क्या हैं, क्या क्या चीज़ें उन्होंने डिस्कवर किया एंड इनकी लाइफ की हिस्ट्री क्या है, उसको थोड़ा सा यहाँ पर समझेंगे। जो रामाचंद्रन हैं, इन्होंने प्रोटीन फील्ड में अच्छे से वर्क किया है, यानी कि इन्होंने जो कोलेजन प्रोटीन्स है ना, कोलेजन क्या है, प्रोटीन्स है। कोलेजन के बारे में अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग एपिथेलियल टिश्यू पढ़ेंगे है ना। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिश्यू या सेल्स वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे तब वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स कौन कौन सी प्रेजेंट होती हैं है ना। या हम लोग इसको बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में ही कंप्लीट कर लेंगे, जहाँ पर हम लोग प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे, एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे है ना, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे, लिपिड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि कोलेजन प्रोटीन क्या है। तो जो कोलेजन प्रोटीन थी, इसका स्ट्रक्चर्स, जो इसका हेलिकल स्ट्रक्चर्स था, उसकी डिस्कवरी किसने किया था, रामाचंद्रन ने किया था है ना। तो इन्होंने अपना मोस्ट ऑफ टाइम कहाँ स्पेंड किया, प्रोटीन की फील्ड में, यानी कि प्रोटीन की स्ट्रक्चर्स को समझने के लिए, उसके नेचर को समझने के लिए अच्छे से प्रोटीन पर स्टडी किया। जो रामाचंद्रन है, इन्होंने मद्रास स्कूल की क्या स्थापना की थी, यानी कि दिस इज़ अ फाउंडर ऑफ द मद्रास स्कूल। ये मद्रास स्कूल के फादर्स थे, मद्रास स्कूल के फाउंडर थे है ना। एंड जो इनके फादर्स थे वो एक मैथमेटिशियन थे, यानी कि लोकल स्कूल्स में ये इनके जो फादर हैं वो मैथ्स पढ़ाया करते थे है ना। तो इनका भी जो अपना इंटरेस्ट था वो मैथ की ही फील्ड में था। इसके बाद रामाचंद्रन ने 1942 में BSc फर्स्ट ऑनर में कंप्लीट किया है ना। उसके बाद इन्होंने PhD कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से 1940 में किया। जब ये PhD कर रहे थे उसी दौरान इनके जो एक टीचर्स थे, ठीक है, वो थे लीनियस पाउलिंग है ना। लीनियस पाउलिंग से मिले और उनसे ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। जो लीनियस पाउलिंग थे, उन्होंने अल्फ़ा हेलिक्स एंड बीटा शीट स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी कर रहे थे, उसके बारे में उन्होंने मॉडल्स तैयार किए थे है ना। उन्होंने मॉडल्स तैयार किए थे और उनको पब्लिक भी किया था, अल्फ़ा हेलिक्स एंड बीटा शीट। जो अल्फ़ा हेलिक्स एंड बीटा शीट्स हैं, ये क्या हैं, प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर्स हैं है ना।
तो जब उनसे ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए उनके इस डिस्कवरी से, तब इन्होंने भी क्या किया, जो कोलेजन था इसकी जो हेलिकल स्ट्रक्चर्स था उसको बताया। तो जब हेलिकल स्ट्रक्चर्स को बताया तो जो इन्होंने एक फार्मूला दिया था, एक स्ट्रक्चर्स को प्लॉट किया था, उसे हम लोग कहते हैं रामाचंद्रन प्लॉट। उसे क्या कहते हैं, रामाचंद्रन प्लॉट कहते हैं। उसमें उन्होंने रैंकिंग दी थी, है ना, प्रोटीन्स को। तो ये इनका कंट्रीब्यूशन था प्रोटीन्स के फील्ड में। And then after he passed away at the age of 78 on April 7, 2021, है ना। 2021 के बाद 2001 के बाद ये हमारे बीच नहीं रहे, बट इनकी डिस्कवरी, इनकी जो इम्पॉर्टेंट इनका प्रोटीन के फील्ड में वर्क था, उसकी वजह से ये आज भी हमारे बीच है ना। दिस इज अ ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, दैट इज GN रामाचंद्रन। नाउ नेक्स्ट इज चैप्टर 8। अभी तो हम लोग देख रहे थे कि यूनिट 3 में क्या क्या पढ़ना था, इसके साथ साथ रामाचंद्रन की हिस्ट्री एंड उनकी डिस्कवरी के बारे में समझा। नाउ अब हमारा स्टार्ट होता है चैप्टर 8, जो कि यूनिट 3 के अंतर्गत है, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है सेल, है ना। जिसमें हम लोगों को पढ़ना है सेल। सेल क्या है, इसका फंक्शन क्या है, द यूनिट ऑफ लाइफ फॉर्म इसे क्यों कहते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। व्हाट इज अ सेल, सेल थ्योरी क्या है, एंड ओवरव्यू ऑफ अ सेल। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स, है ना। तो अगर व्हाट इज सेल की बात करें कि सेल क्या है, तो हम सभी जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सम आर कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल सेल एंड और कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना। एंड विल अदर्स लाइक अस कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल्स आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं, है ना। किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, लाइफ की जो एक छोटी से छोटी इकाई है, यूनिट है, वो क्या है, सेल्स। यानी कि सेल्स की जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास क्या प्रेजेंट है, सेल प्रेजेंट है। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे यूनिसेलुलर हो, यूनिसेलुलर है अगर, तो उनकी होल बॉडी ओनली 1 सेल से बनी होगी। यानी कि सभी की सभी मेटाबॉलिज्म या फिजियोलॉजिकल प्रोसेस या मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहाँ परफॉर्म होगी, ओनली 1 सेल में, है ना। तो ऐसे सभी के ऑर्गेनिज्म कैसे हैं, यूनिसेलुलर हैं। जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये क्या है, सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। एंड अदर्स, जैसे कि वो बहुत सारी सेल से मिलके बने हैं ना, मोर देन 2 सेल्स से जब मिलकर बने हैं जो ऑर्गेनिज्म, उन्हें हम क्या कह रहे हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कह रहे हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक से अधिक सेल से जिनकी बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है, यानी कि वहाँ पर सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, या फिर ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, है ना, टिश्यू लेवल, इस जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। तो उन्हें हम क्या कहेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पर्टिकुलर सेल्स में भी अलग अलग सेल्स अलग अलग फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, है ना। तो ये क्या हुआ, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत से प्रोकैरियोट्स भी हैं, प्लांट्स भी हैं एंड हायर एनिमल्स भी हैं, जो क्या है, मल्टी सेलुलर हैं, है ना। पोरीफेरा कैसे हैं, असेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। देन आफ्टर प्लेटिहेल्मिन्थीज या टीनोफोरा, ये सभी के सभी ऑर्गेनिज्म कैसे हैं, मल्टी सेलुलर हैं। क्लियर। नाउ अब तो हम लोगों ने देख लिया कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है, लेकिन अभी भी हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज सेल, ये सेल है क्या, यूनिसेलुलर सेल, मल्टी सेलुलर सेल, या फिर प्रोकैरियोटिक सेल, है ना, यूकैरियोटिक सेल्स, ये क्या है। यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है वो एक सेल से बने हैं, तो क्या सेल्स हैं। मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है बहुत सारी सेल से मिलकर बने हैं, तो एक्चुअल में सेल क्या है ना। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ्स। एनीथिंग लेस देन complete structures of cell does not ensure independent living. Hence cell is the
फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, है ना। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें भी क्या है, वो इंडिपेंडेंट हो गए एग्जिस्ट कर सकते हैं, है ना। वो अपने सभी के सभी इसेंशियल जो फंक्शन है एक ही सेल में परफॉर्म कर सकते हैं। तो जो सेल है वो क्या है, लाइफ की फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स भी है एंड फंक्शनल यूनिट भी है सभी के सभी ऑर्गेनिज्म में। यानी कि ऑर्गेनिज्म बने किससे हैं, सेल से बने हैं, है ना। मतलब पढ़ते हैं जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिश्यू लेवल, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनल लेवल, है ना। तो जो एनिमल्स का एक ऑर्गेनिज्म का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो स्ट्रक्चर्स है, वो भी किससे बनी हुई है, सेल से बनी हुई है ना। वो भी किससे बनी हुई है, सेल से बनी हुई है। एंड जो फंक्शंस हैं जैसे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, या फिर रिस्पॉन्स के लिए जो नर्वस टिश्यू की सेल्स प्रेजेंट है, नर्व सेल्स, तो ये सभी के सभी क्या कर रही हैं, फंक्शन को, पर्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म कर रही हैं। तो जो एक सेल है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर्स का भी फॉर्मेशन कर रही है, इसके साथ साथ उसके फंक्शन को भी परफॉर्म कर रही है। तो सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, है ना। ये तो स्टेटमेंट आप बहुत बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो। तो सेल्स क्या है, सेल्स इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। क्लियर। नाउ एंटोनी वॉन लुवेनहॉक जो थे, इन्होंने लिविंग सेल्स की खोज की थी, है ना। लिविंग सेल्स की इन्होंने खोज की थी। लिविंग सेल्स की खोज की थी जब एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने, उस समय जो है माइक्रोस्कोप की खोज हो चुकी थी, है ना। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। लेकिन सबसे स्टार्टिंग में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जो डेड सेल्स थी, है ना, डेड सेल्स थी, उसकी खोज किसने किया था, तो उसकी खोज किया था रॉबर्ट हुक ने, है ना। जब रॉबर्ट हुक ने सेल्स की खोज किया था तो उस समय माइक्रोस्कोप या लाइट माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये नहीं हुआ करती थी। तो उन्होंने जब डिस्कवरी किया था तो उन्होंने नॉन लिविंग सेल में डिस्कवरी किया था। अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि नॉन लिविंग सेल की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। एंड अगर पूछा जाए कि लिविंग सेल्स की खोज किसने की थी, तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। इसके साथ साथ एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने स्पर्म सेल्स की भी खोज की थी, है ना। स्पर्म सेल की खोज की थी, एग सेल की खोज की थी, है ना। इन्होंने एग सेल की भी खोज की थी। तो ये इस तरीके से इन्होंने एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने इन सेल्स की डिस्कवरी किया था। नेक्स्ट इज सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या है, मतलब पढ़ते हैं कि सेल थ्योरी क्या है, यानी कि किन किन ऑर्गेनिज्म पर हम सेल को अप्लाई कर सकते हैं, या फिर किसने सेल थ्योरी दिया। तो हम सभी लोग जानते हैं कि सेल थ्योरी किसने दिया था, स्लाइडन एंड स्वान ने, है ना। बट जो मैल्थस स्लाइडन थे, है ना, जो मैल्थस स्लाइडन थे 1838 में इन्होंने प्लांट में सेल की डिस्कवरी की थी, यानी प्लांट सेल की डिस्कवरी की थी। और उसी समय पर जो स्वान थे, है ना, थियोडोर जो स्वान थे, इन्होंने एनिमल्स सेल्स पर स्टडी किया और उन्होंने बताया कि जो एनिमल सेल्स होती है ना, सपोज ये एनिमल की एक सेल है, तो जो इसके जो बाहर की ये आउटर लेयर्स है, ये किसकी बनी हुई है, थिन आउटर लेयर प्रेजेंट है, जिसे उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा, है ना, जिससे उन्होंने क्या कहा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा। एंड इसके साथ साथ इन्होंने बताया कि जो प्लांट सेल्स हैं उनमें भी आउटर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, जिन्हें उन्होंने प्लांट सेल वॉल नाम दिया, है ना, सेल वॉल नाम दिया। और उन्होंने बताया कि जो सेल वॉल है ये प्लांट का एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है ना। और क्या बताया कि जो सेल वॉल है ये ओनली और ओनली प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, जो कि प्लांट्स का यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि जो on the basis of this, Swan proposed the hypothesis that the bodies of animals and plants are composed of cells and products of cells। वो चाहे प्लांट सेल हो, वो प्लांट हो या फिर एनिमल्स हो, दोनों की बॉडी का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, प्लांट
दोनों की बॉडी का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, सेल्स से हुआ है ना। यानी कि वो क्या है, प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स हैं, सेल्स का ही प्रोडक्ट्स हैं। यानी कि सेल्स ने ही अपने आप को डिवाइड कर करके होल या कंप्लीट एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन किया है। नाउ स्लाइडन एंड स्वान टुगेदर फार्मूलेटेड द सेल थ्योरी, है ना। स्लाइडन एंड स्वान ने मिलकर एक थ्योरी दिया जिसे हम लोग सेल थ्योरी कहते हैं। दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन एज टू हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्मेड। जो स्लाइडर एंड स्वान ने सेल थ्योरी दिया तो उन्होंने ये तो बताया कि जो एनिमल सेल्स है उसमें जो आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, और जो प्लांट सेल्स है उसमें जो आउटर सेल्स प्रेजेंट है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं, जो कि प्लांट्स का यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। बट सेल थ्योरी जो स्लाइडर एंड स्वान ने सेल थ्योरी दी, इन्होंने ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि न्यू सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है। उन्होंने ये तो कहा कि प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स जो हैं यही एक प्लांट्स या एक एनिमल्स की बॉडीज़ का फॉर्मेशन करती हैं, है ना। क्या कहा उन्होंने, द बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। जो एनिमल्स की बॉडी या जो प्लांट्स की बॉडी है वो सेल से बनी हुई है। बट ये नहीं बता पाए कि जो जो न्यू सेल्स हैं वो कहाँ से आती हैं, कैसे न्यू सेल्स बनती हैं, या फिर इससे पहले सेल कहाँ से आई। तो ये चीज़ें नहीं एक्सप्लेन कर पाए। उस समय रोडोल्फ विर्क्यू 1855 फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल्स डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो रोडोल्फ वर्काउ थे, इन्होंने बताया कि जो पहले से सेल्स प्रेजेंट हैं, है ना, जो पहले से सेल्स प्रेजेंट हैं वही सेल्स खुद डिवाइड करके एक नई सेल का फॉर्मेशन करते हैं। और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, ओमनिस सेलुला ई सेलुली, है ना, ओमनिस सेलुला ई सेलुली। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, दैट मीन्स कि जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं, जो न्यू सेल्स है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही ड्राइव्ड होती है। तो उन्होंने सेल थ्योरी को इस तरीके से एक फाइनल शेप दिया। और आज जो सेल थ्योरी है उसे हम लोग कैसे समझते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स, है ना। सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए हैं, और जो उनकी बॉडीज़ है जो सेल्स है वो क्या है, सेल का ही प्रोडक्ट्स हैं। एंड नेक्स्ट, ऑल सेल्स एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितनी भी न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है वो पहले से प्रेजेंट सेल से ही ड्राइव्ड होती हैं, या पहले ही से प्रेजेंट सेल से एराइज होती हैं। क्लियर। बट अभी भी सेल कैसे अपने आप को डिवाइड करती है, या ये नहीं कहा उन्होंने कि सेल डिवीज़न के कारण होता है, ये अभी भी कुछ ऐसा एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। नाउ नेक्स्ट इज, अब देखेंगे कि एन ओवरव्यू ऑफ सेल। एक सेल का क्या ओवरव्यू हो सकता है, यानी कि अगर कोई प्लांट सेल है या एनिमल सेल्स है तो हम उसे ओवरली कैसे समझ सकते हैं। सपोज करिए हमारे पास एक एनिमल सेल है ना, ये हमारे पास एक एनिमल सेल है। तो एनिमल सेल को शेप किसने दे रखा है, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है ना। सेल को जो चारों तरफ से घेरे हुए है वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सेल के अंदर ये साइटोप्लाज्म भरा हुआ है ना, जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं। तो ये सेल हो गई, ये सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एंड ये सेल्स की माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, ठीक है। और ये सेंटर पार्ट में सेल का न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एंड ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है ना। ये क्या प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इस न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं ना। और इसके बीच में इसमें आप देख रहे हैं ऐसे यहाँ पर क्या है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये क्या डिसकंटिन्यू है, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में हमें बहुत सारे न्यूक्लियर पोर देखने को मिल रहे हैं ना। क्या मिल रहे हैं, न्यूक्लियर पोर देखने को मिल रहे हैं। जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है इसे हम न्यूक्लियर एनवेलोप कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एनवेलोप कहते हैं। एंड दिस इज़ अ न्यूक्लियोलस, ये इसका जो बहुत
छोटा सा पार्ट जहाँ प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियोलस क्या करता है, राइबोसोमल आरएनए का फॉर्मेशन करता है ना। इसके बाद ये आपकी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है। स्मूथ एंड रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब होता है कि जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यहाँ पर राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट है ना। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से राइबोसोम्स अटैच नहीं है, यानी कि यह फ्री है, तो इनकी सरफेस कैसी, स्मूथ है, इसलिए इसे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एंड जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, देख रहे हैं आप, जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके ऊपर क्या है, बहुत सारे राइबोसोम्स ने अटैच कर रखा है, बहुत सारे राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, जिससे इनकी जो सरफेस है, जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस है वो कैसी, रफली है, इसलिए इसे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। क्लियर। एंड दिस इज अ राइबोसोम्स, ये क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है जो कि सेल की पावर हाउस है ना। एंड ये पैराक्सीसोम्स प्रेजेंट हैं। एंड दिस इज अ सेंट्रियोल प्रेजेंट है, जिससे क्या करेगी, सेल अपने आप को डिवाइड करेगी। सेंट्रियोल का क्या रोल है, ये हम लोग सेल डिवीज़न में अच्छे से देखेंगे कि सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर्स क्या है और सेंट्रियोल के क्या फंक्शंस हैं, क्या रोल हैं सेल डिवीज़न में। क्लियर। एंड ये लाइसोसोम्स प्रेजेंट हैं जो फैगोसाइटोसिस का रोल परफॉर्म करते हैं, यानी कि जो फैगोसाइटोसिस करते हैं। तो ये तो एक टिपिकल स्ट्रक्चर्स थी आपकी एनिमल सेल की। नाउ अब देखते हैं कि प्लांट सेल में क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। नाउ दिस इज अ प्लांट सेल्स, ये क्या है, आपकी प्लांट सेल प्रेजेंट है ना, जिसमें आप देख रहे हैं आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है एंड दिस इज अ इनर मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है इसी को क्या हम कह रहे हैं, सेल वॉल कह रहे हैं। तो ये क्या प्रेजेंट, इसकी सेल वॉल प्रेजेंट है ना। इसके बाद जो ये इनर मेम्ब्रेन ये वाली प्रेजेंट है, इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। यहाँ पर जो सेल का 99% भाग है उसको उसको वैक्यूल्स सराउंड किए रहती है ना। जो सेल का 90% पार्ट है उससे वैक्यूल्स सराउंड किए रहता है, यानी कि सेल के मोस्ट ऑफ पार्ट को वैक्यूल कवर किए रहता है। जो स्ट्रक्चर्स हमने एनिमल सेल्स में देखा था वो सभी की सभी स्ट्रक्चर्स आपको प्लांट सेल में भी देखने को मिलती है। बस यहाँ पर प्लांट सेल का यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है कि इसमें जो वॉल प्रेजेंट है, जिसे हम सेल वॉल कहते हैं, ये सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जो कि एनिमल सेल में एब्सेंट होती है ना। एंड ये इसका क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। एंड जो न्यूक्लियस के चारों तरफ ये डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, डबल लेयर, इसे हम न्यूक्लियर एनविलोप कहते हैं। एंड न्यूक्लियर की एनविलोप जगह जगह से डिसकंटिन्यू होती है, जिसे हम न्यूक्लियोपोर कहते हैं। क्लियर। ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, ये इसकी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है ना। एंड ये यहाँ पर प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट हैं जो कि सेल कम्युनिकेशन में हेल्प करेंगे। इसके बाद यहाँ पर ये फैगोसाइटिस करने के लिए, फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए क्या प्रेजेंट है, लाइसोसोम प्रेजेंट है ना। क्या प्रेजेंट है, लाइसोसोम्स प्रेजेंट हैं। क्लियर। और इसके बीच में जो आप ये देख रहे हैं सेल वॉल के बीच में ये प्रेजेंट है, ये क्या है, मिडिल लैमिला प्रेजेंट है। ठीक है, या क्या प्रेजेंट है, मिडिल लैमिला प्रेजेंट है। और ये गोल्जी ऑपरेटस प्रेजेंट है ना, जो कि प्रोटीन ट्रैफिकिंग में एंड प्रोटीन के मॉडिफिकेशन में अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये गोल्जी ऑपरेटस प्रेजेंट है ना। हम अलग से एक एक ऑर्गेनली के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम जो फिर से सेल का डिवीज़न करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डबल मेम्ब्रेन, ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल मेम्ब्रेन। एंड अलग अलग ऑर्गेनलीज को हम लोग अलग अलग सेपरेट करके 1 बाय 1 करके डिटेल में उनके फंक्शंस के साथ अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। तो इस वीडियो में तो हम लोगों ने सेल क्या है इसका एक इंटरव्यू देखा, है ना, क्योंकि टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हमें आइडिया होना चाहिए कि हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं एंड इसका ओवरव्यू क्या है। तो ये तो हमने आपकी एक आउटलाइंस बनाया है ना, एक आउटलाइन बनाई इस चीज़ों को समझने के लिए।
एंड इसके साथ साथ ये देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, है ना, चाहे वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो या फिर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो। अगर मल्टी सेलुलर है तो वहाँ पर हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सेल्स देखने को मिलेंगी, है ना। अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो चाहे प्रोकैरियोटिक हो या फिर यूकैरियोटिक हो, तो वहाँ पर तो एक ही सेल से होल प्लांट या होल एनिमल बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है, तो वहाँ पर तो एक ही सेल में सभी के सभी फंक्शन परफॉर्म होंगे। तो अगर सेल्स मल्टी सेलुलर है, वो चाहे यूकैरियोटिक हो चाहे प्रोकैरियोटिक हो, तो वहाँ पर हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स देखने को मिलती हैं, जैसे कि दिस इज़ अ रेड ब्लड सेल्स, है ना। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें हमें रेड ब्लड सेल्स जो है राउंड शेप की देखने को मिलती हैं, एंड कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें हमें रेड सेल्स बाई कॉन्केव देखने को मिलती हैं। जो रेड सेल्स हैं ये बाई कॉन्केव, ये मोस्ट कॉमन होती हैं। एंड इसके बाद वाइट ब्लड सेल्स यानी कि WBC जो कि अमीबॉयड शेप की होती हैं। एंड दिस इज अ एपीथेलियल सेल्स, कॉलमनार एपीथेलियल सेल्स जो कि टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं। एंड नेक्स्ट इज दिस इज अ नर्व सेल्स, है ना, ये क्या हमारी प्रेजेंट है, नर्व सेल्स हैं जो कि ब्रांच्ड हैं और काफ़ी लॉन्ग हैं। अदर सेल्स से ये काफ़ी लॉन्ग होती हैं और ब्रांच्ड भी होती हैं। एंड ये प्लांट की ट्रैकिड सेल्स हैं जो कैसी इलांगेटेड है। एंड मीजोफिल सेल्स राउंड एंड ओवल, जो प्लांट में जो लीफ में मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो राउंड एंड इलांगेटेड दोनों टाइप की होती हैं, है ना। तो यहाँ तक आपको एक ओवरव्यू, एक आइडिया लगा होगा कि एक्चुअल में सेल क्या है, सेल के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है। बट सेल्स का फंक्शन क्या है, सेल्स में कौन कौन सी ऑर्गेनली प्रेजेंट हैं, वो मेटाबॉलिकली कैसे फंक्शन को परफॉर्म करता है, इन सारी लॉर्ड्स ऑफ थिंग्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।